विपक्ष राम मंदिर के मुद्दे को कोर्ट में टालना चाहता था। विपक्ष राम मंदिर को वोट बैंक के हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता था, जो अब उनसे छिन चुका है। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर कहा कि ये काला धन को खत्म करने के लिए लाया गया था और विपक्ष इसको लेकर देश में भ्रम फैला रहा है। साथ ही कई और बातों का जिक्र उन्होंने किया। उन्होंने ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग पर भी जवाब दिया। सबसे पहले आपको सुनवा देते हैं पीएम मोदी ने राम मंदिर और इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर विपक्ष को कैसे जवाब दिया है। हमारे देश में लंबे अरसे से चर्चा चली है कि चुनावों में काला धन एक बहुत बड़ा खतरनाक खेल हो रहा है। देश के चुनावों को काले धन से मुक्ति मिले, इसके लिए कुछ करना चाहिए। चर्चा लंबे समय से चल रही है। चुनाव में खर्च तो होता ही होता है, कोई इनकार नहीं कर सकता है। मेरी पार्टी भी करती है, सब पार्टियां करती है, कैंडिडेट भी करते हैं, और पैसे लोगों से लेने पड़ते हैं, सब पार्टियां लेती हैं। मैं चाहता था कि हम कुछ कोशिश करें कि इस काले धन से हमारे चुनाव को कैसे मुक्ति मिले, ट्रांसपेरेंसी कैसे आए। एक प्रामाणिक पवित्र विचार मेरे मन में था। रास्ते खोज रहे थे, एक छोटा सा रास्ता मिला, वही पूर्ण है। वैसे हमने उस समय भी क्लेम नहीं किया था, पार्लियामेंट में डिबेट में सबने उसको सराहा भी था। आज जो लोग उलट पुलट बोल रहे हैं उन्होंने सराहा था, पार्लियामेंट डिबेट देख लीजिए। हमने कैसे कैसे काम किया, जैसे 1000 और 2000 के नोट खत्म कर दिए। चुनाव में वही बड़े बड़ी मात्रा में ट्रैवलिंग करते हैं, क्यों कि ये काला धन खत्म हो। हमने सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 20,000 रुपये तक पॉलिटिकल पार्टियां कैश ले सकती हैं। मैंने कानून बनाकर, नियम बना करके 20,000 को 2,500 कर दिया। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि ये कैश वाला कारोबार चले। फिर मैंने कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड, कि जो पार्टी अपना सीक्रेसी मेंटेन करना चाहती है। होता था क्या, जैसे हम पहले बीजेपी में चेक से पैसा लेंगे तय किया, तो सब व्यापारी लोग हमें आकर के कहें साहब हम चेक से दे ही नहीं सकते। हमने कहा क्यों नहीं दे सकते? बोले हम चेक से देंगे तो हमें लिखना पड़ेगा, हम लिखेंगे तो जो सरकार है वो देखेगी कि ये विपक्ष को इतना पैसा दिया, तो हमें तो वो परेशान करेंगे। तो बोले हम तो पैसे देने के लिए तैयार है, लेकिन चेक से नहीं देंगे। तो मुझे याद है हमारे 90 के दशक में जो चुनाव में हमको बड़ी दिक्कत आई थी, पैसे नहीं थे हमारे पास, और हम नियम लगा के बैठे थे कि हम चेक से लेंगे। देने वाले देने को तैयार थे, चेक से देने की इनकी हिम्मत नहीं थी। तो ये सारी चीज़ों का मुझे पता था। तो मैंने कहा भाई, तो हमने कहा भाई ऐसा है, अब देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड न होते तो किस व्यवस्था में ताकत है वो ढूंढ के निकालते कि पैसा कहाँ से आया और कहाँ गया। ये तो इलेक्टोरल बॉन्ड की सक्सेस स्टोरी है कि इलेक्टोरल बॉन्ड थे तो आपको ट्रेल मिल रहा है मनी का, कि किस कंपनी ने दिया, कैसे दिया, कहाँ दिया। अब उसमें अच्छा हुआ बुरा हुआ वो विवाद का विषय हो सकता है। मैं अपने आप को योग्य क्या कैसे करूं, अपने आप को योग्य कैसे बनाऊं। तो मैंने कुछ लोगों की एडवाइस ली, कुछ संतों की, कुछ जानकार लोगों की, मेरी स्पिरिचुअल लाइफ से जुड़े हुए कुछ लोगों को मैंने पूछा कि भाई मैं इसको एक प्रधानमंत्री के रूप में इस कार्यक्रम को नहीं लेता हूँ, एक राम भक्त के रूप में करना चाहता हूँ, मुझे क्या करना। उसमें से मुझे सुझाव आया, तो सुझाव तो बहुत, लेकिन मैंने फिर कुछ अध्ययन भी किया और मैंने मनोमन तय किया कि मैं 11 दिन का अनुष्ठान करूँगा। और मैं ज़मीन पे सोता था, नारियल के पानी पर रहता था, और तय किया मैं प्रभु राम जहाँ जहाँ गए थे उसमें जहाँ भी मैं जा सकता हूँ जाने का प्रयास करूँगा। और वहाँ मैं अपना, जब मैं श्रीरंगम मंदिर में गया, दक्षिण भारत में, हाँ, दक्षिण भारत में, और कंब रामायण का मैंने पाठ किया वहाँ, तब मुझे वहाँ के लोगों ने बताया कि साहब 800 साल पहले जब कंब रामायण की रचना हुई तो पहला पाठ इसी जगह में हुआ। और मैं देख रहा सबके आंख में आंसू थे। ये जो मैंने अनुभूति की है साउथ में खास करके,
यहाँ बैठे हुए लोगों को अंदाज नहीं आएगा जी कि क्या भक्ति है, क्या आस्था है और कितनी पवित्रता है उसमें। मेरा कार्यक्रम नोन नहीं था, मेरा काम भी ऐसा व्यक्तिगत था, लेकिन जो जन सामर्थ्य एक प्रकार से मुझे उनके भाव में अनुभव कर रहा था, तो मेरे लिए शायद मेरी स्पिरिचुअल जर्नी की एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण ये 11 दिन की घटना मैं देखता हूँ। मैं और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को मैंने बहुत गंभीर लिया था जी। मैंने एक इवेंट के रूप में नहीं लिया था जी। की बात पता क्या है, उसमें ना जरूरी बात है नाम और तारीखें, डेट्स। अगर आप नाम और तारीख को देखोगे तो आपको पता लगेगा कि जब उन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड दिया है उसी के एकदम बाद उनको या तो कॉन्ट्रैक्ट मिला है या फिर जो सीबीआई का उन पर इंक्वायरी हो रही थी वो हटाई गई है। तो ये प्रधानमंत्री पकड़े गए हैं, इसीलिए ये एएनआई को इंटरव्यू दे रहे हैं। मैं बता रहा हूं, सुनो, ये पकड़े गए हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन स्कीम है और इसके मास्टरमाइंड नरेंद्र मोदी जी हैं। अगर आप उनकी आंखों में देखें, मैंने देखा नहीं है, मगर अगर आप उनके एएनआई के इंटरव्यू में उनकी आंखों में देखेंगे तो आपको वो झलक दिख जाएगी। ये विरोध की बात नहीं है। देखिए, आप प्रधानमंत्री से कहिए कि वो ये समझा दें कि एक दिन सीबीआई की इंक्वायरी शुरू होती है, उसी के एकदम बाद उनको पैसा मिलता है और उसी के एकदम बाद सीबीआई इंक्वायरी बंद हो जाती है। पहले ये समझाएं। दूसरी बात, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, हजारों करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कंपनी पैसा देती है, उसके एकदम बाद उनको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। ये भी प्रधानमंत्री समझा दे। देखिए, सच्चाई है कि एक्सटॉर्शन है और नरेंद्र मोदी जी ने ये पूरा मास्टरमाइंड किया है। थैंक यू। और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। आलोक मेहता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, एडिटोरियल डायरेक्टर हैं इंडिया न्यूज़ के। अरविंद मोहन जी कंसल्टिंग एडिटर हैं इंडिया न्यूज़ के। और राहुल लाल जी हमारे साथ हैं, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का स्वागत है। आलोक जी, इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मामला है वो मैं शुरू से कहता रहा हूं कि इन पूरे चुनावों में छाया रहेगा। अब ये प्रधानमंत्री का जो इंटरव्यू आया और इसमें तमाम जो बातें उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर कही हैं, काले धन पर रोक लगाने वाली बात उन्होंने कही है, लेकिन विपक्ष की इस बात को कैसे जस्टिफाई सरकार करेगी कि जो राहत दी गई, कुछ लोगों को जो राहत मिली इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने के बाद, उस पर कैसे काउंटर करेगी सरकार या प्रधानमंत्री? देखिए अबुल जी, सही बात यह कि हम और आप तो न्यायालय नहीं है। न्यायालय में राहुल गांधी, अभिषेक सिंघवी, कपिल सिब्बल जो पूरा अभियान चला रहे हैं, उसके तहत वो अदालत में जाकर के कह सकते हैं। नहीं, वो अदालत में तो बाद में जाएंगे, फिलहाल तो देश जनता की अदालत में है। हाँ, तो जनता तो बिल्कुल जनता को अभी निकलिए, आइए मेरे साथ चलिए। कौन किसको चुनावी बांड से लेना देना है, जो सामान्य जनता की मैं बात कर रहा हूँ, पढ़े लिखे लोगों को हो सकता है। हम और आप मीडिया में बहस करें तो ये पूरा प्रमाण है कि देखिए, मीडिया से चुनाव नहीं जीता जाता। लोग कहते मीडिया मैनेजमेंट है। मीडिया मैनेजमेंट के बाद भी 77 में भी इंदिरा गांधी हार गई थी, इमरजेंसी खत्म हो गई थी, लेकिन लोगों को पैसा देकर के हेडलाइन होती थी दिल्ली के बड़े अखबारों में, राष्ट्रीय अखबार, हेडलाइन जीत रही है, लहर है, और हार गई। तो ये नहीं है कि उससे कोई मीडिया से होता है। मेरा ये मानना है कि हम और आप दोषी, कोई लोग कहते हैं राहुल गांधी मीडिया से मैनेज है, हम नहीं मानते। मेरा ये कहना है कि जनता के वास्ते दूसरी बहुत सारी चीजें हैं। जो लोग ये समझते हैं कि पैसा मिलता है, देखिए मैं तो जब से चुनाव राजनीति समझने लगा, थोड़ा बहुत भी शिक्षा छात्र जीवन से भी, तो पैसा टाटा बिरला की सरकार, कम्युनिस्ट पार्टी, मेरे घर के नीचे उनके नेता थे बड़े, हमारे चाय वाय पीने आते थे, बीजेपी के लोग भी आते थे, वो भी आते थे, तो कहते थे टाटा बिरला की सरकार नहीं चलेगी, तब टाटा बिरला ही थे। तो इसलिए ये है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। कांग्रेस भी 50 साल 60 साल राज किया, तो जो खुद मोदी जी ने भी क्या कहा कि भाई सब पार्टियां लेती है, हमने इसको चेक से। एक लाइन और कहूंगा कि मीडिया में पहले हम लोग अखबारों में काम करते थे तो वाउचर पर पेमेंट आसानी से हो जाए, कई जगह तो होता था, उसको दिखाई कि नहीं आपको नगद पैसा ले लीजिए, अच्छा रहेगा, तो टैक्स भी कंपनी का ही बचेगा, आपका बचेगा। जब सब लोग कह लगे भाई हम कैसे करें, बल्कि ऐसे लोग भी है मेरे परिचित रहे। मैं अरविंद जी के पास जाऊं उससे पहले एक कमेंट ले लूं राहुल लाल जी का।
राहुल लाल जी, क्या फर्क पड़ेगा इन चुनाव में इस मुद्दे का, खासतौर से इलेक्टोरल बॉन्ड वाले मुद्दे का? अबुल जी देखिए, मैं मानता हूं कि जो प्रधानमंत्री का नारा था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो है कि मैं बिल्कुल काफी कठोरता के साथ संघर्ष करूंगा, उस पूरे मामले को कहीं न कहीं जो इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला आया है उससे काफी बड़ा डेंट लगा है। और देखिए, टेक्निकलिटीज भले जनता ना समझे, मान लीजिए जब हम लोग बातचीत करते थे 2G स्पेक्ट्रम घोटाले का, तो 2G स्पेक्ट्रम घोटाले के तकनीकी पक्ष को जनता नहीं समझती थी, लेकिन जनता के पीछे परसेप्शन था कि कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा, 2G के आवंटन में कुछ पैसे के लेन देन हुए, और वहां पे कांग्रेस की छवि उसमें परसेप्शन में खराब होती थी। यहाँ पे तो देखिए सब चीजें ऑन रिकॉर्ड है, तमाम जो आंकड़े आ रहे हैं वो बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड है वो आंकड़े। सबसे पहले चीज तो अबुल जी मैं ये कहूंगा कि जिसको सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित कर दिया, माननीय प्रधानमंत्री जी और संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी अभी भी उसको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पे महिमा मंडित करने में लगे हुए हैं। जबकि 2019 से ही देखिए, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने काफी तीखी टिप्पणियां की थी। एक गलत व्यवस्था इतने लंबे पीरियड तक चली, सरकार इसको पहले ही वापस ले लेती, वो एक बेहतर व्यवस्था होती, या फिर सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय और पहले आता तो वो एक देश के लिए अच्छी बेहतर स्थिति होती। हाँ। लेकिन इस स्थिति में जो आज के समय में जो पूरे आंकड़े हैं, लेकिन कोशिश पूरी की गई, राहुल लाल जी, कोशिश पूरी की गई। और चूंकि चुनावी ये माहौल है, अरविंद सर, चुनावी इस माहौल में विपक्ष का काम है सवाल करना, और जो सवाल अभी फिलहाल विपक्षी पार्टी और नेताओं के जरिए पूछे जा रहे हैं, इस इंटरव्यू में हर एक उस सवाल का जवाब दिया गया। और प्रधानमंत्री मोदी का अलग अंदाज है, अपने अंदाज में ही जवाब देते हैं, और जिस अंदाज में एक एक करके सभी बातों का जवाब दिया। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर कह रहे थे कि कहां से पैसा आया, किसके जरिए आया, इसका पूरा हिसाब हमने सोचा कैसे रखा जाए तो ऐसे रख लिया गया है। लेकिन जब से इंटरव्यू आया है तब से ही रिएक्शंस की बाढ़ आ गई है, उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक, दिल्ली से लेकर बिहार तक, और अलग अलग हिस्सों से विपक्षी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि भाई ये कैसा जवाब हुआ। राहुल गांधी तो सीधे कह रहे हैं एक्सटॉर्शन है ये। देखिए, ये मामला आया है 12 मार्च को और ये इंटरव्यू हुआ है 15। एक महीना 4 दिन के बाद प्रधानमंत्री ने मुंह खोला है पहली बार इस इशू पे। और जो सेंट्रल मसला है वो चंदा नहीं है, वो सेंट्रल मसला ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको नाजायज बताया है और नाजायज बता के बैन कर दिया। और डंडे के जोर पे सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक से वो सारे तथ्य उगलवा लिए हैं कि बॉन्ड कब आए, किसको लिए गए। नहीं तो जिस तरह से एसबीआई कर रहा था उससे लग रहा था कि पूरा चुनाव निकल जाएगा इसी। तो स्टेट बैंक की जो बदनामी हुई वो अलग हुई, सरकार की जो बदनामी हुई या अभी जो चंदा ऊपर आने का और बाकी जो किस्से और आ रहे हैं कि घाटे की कंपनी किस तरह से इतना चंदा देती रही, चंदों से ठेकों का रिश्ता, शासन से उसका रिश्ता, ये सारी चीजें सामने आई हैं। तो करीब 1.25 महीने बाद पहली दफे प्रधानमंत्री को मुंह खोलना पड़ा। और मुझे लगता है कि 50 दिन बाद अभी चुनाव, अभी और 50 दिन और चलने हैं, तो इसलिए इस बीच ये मुद्दा और जोर पकड़ेगा। पहली बार लेकिन आलोक जी कह रहे हैं कि कोई ये मुद्दा है ही नहीं, क्योंकि पहले भी चंदा तो लेते रहे हैं। वो पहले टाटा बिरला से चंदा लेते थे या और घराने कर रहे हैं इस इंटरव्यू में भी कि चंदा लेना जरूरी है और हमने तो उसको आपने ट्रांसपेरेंट किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने रोका क्यों? असली सवाल तो ये है ना कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे बोलिए। चंदा लेना देना एक मसला है, लेकिन जो डिटेल्स आए हैं और जो बयान हुआ है, ये दोनों सुप्रीम कोर्ट ने क्यों किया, ये इसका जवाब ज्यादा जरूरी है। ये कहना जरूरी नहीं है कि हम चंदा लेते थे और ये चंदा लेने का एक बेहतर तरीका है। ये चंदा लेना तो इसके प्रधानमंत्री असल में जिन 2 प्लैंक्स पे लड़ना चाहते थे, करप्शन और परिवारवाद के प्लैंक पे, तो जो सबसे बड़ा प्लैंक है करप्शन का, वो इस मसले से ध्वस्त नहीं हुआ है, उल्टा बुमरैंग कर रहा। जवाब दे दिए हैं प्रधानमंत्री ने। जवाब से संतुष्ट कितनी देश की जनता होती है ये तो देखने वाली बात रहेगी। लेकिन आलोक सर, विपक्षी नेता ये कह रहे हैं अगर सुप्रीम कोर्ट यहाँ दबाव नहीं डालता या सीधे फैसला नहीं सुनाता, ये प्रेशर नहीं होता है एसबीआई पर कि भाई सार्वजनिक कीजिए डेटा, तो ये होता नहीं। और अब जब सामने आ गया है डेटा, आम लोग उसे देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, ऐसे में फिर नेता पूछ रहे हैं भाई ये कौन सा तरीका रहा जिसमें आज किसी पर केस होता है, कल उससे चंदा ले लिया गया और परसों उसे रिलीज कर दिया गया। वैसे तो उन्होंने बहुत सारे जवाब दिए, हम उसको रिपीट नहीं करेंगे कि 3% ऐसे लोग हैं जिन पर वो हुआ, कार्रवाई जो हुई है ईडी की, और वो 97% अधिकारियों पर और दूसरे लोगों पर हुई। बहरहाल मतलब ये आपने जो बात अभी उठाई कि ये इस पर क्या
इसके पहले देखिए किसान वाला मुद्दे पर भी उन्होंने अपनी बात वापस ले ली, जबकि आज भी मैं मानता हूं कि जो किसानों के लिए जो नया कानून बनाया गया था वो अच्छा था। आज भी कई लोग ऐसा मानते हैं, और बिहाइंड द कर्टेन जैसे नगद लेते हैं ना, वैसे उसी तरह से बाहर अभी भी लोग उस तरह से जमीनों को ले रहे हैं फसल के लिए पैसा दे करके। बड़ी बड़ी कंपनियां ले रही, मैं नाम नहीं लूंगा, बड़ी बड़ी कंपनियों के रिकॉर्ड है सब। तो इसी दृष्टि से इसी तरह से ये भी मामला है। उसके बाद भी वो चुनाव जीत गए, तो चुनाव का या जनता का परसेप्शन का जहां तक सवाल है, अदालत भी कहती है, कई फैसलों में ऐसा हुआ जिसमें अदालत ने कहा कि इसको बदल दीजिए, तो इसको ऐसा कर दीजिए, नहीं किया तो सरकार पीछे हट जाएगी या फिर से नया कानून ले आएगी। इससे भी बड़ा मुद्दा तो ये है कि जजेस ने कह रहे हैं कि साहब अदालतों पर कैसे दबाव अपोजिशन के लोग डाल रहे हैं। इससे बड़ा गंभीर हुआ 21 जज और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, सरकार दबाव में काम कर रही है कि उनको ये कपिल सिब्बल और अभिषेक सिंह भी दबाव डालते हैं, अपने मनमानी फैसला ना आए तो वो दबाव डाल रहे हैं। पूरा इतिहास है, 2018 में तो चीफ जस्टिस के खिलाफ प्रस्ताव ले आए राज्यसभा में कपिल सिब्बल कांग्रेस की तरफ से कि चीफ जस्टिस को निकाल दीजिए, जबकि इतना आसान नहीं होता है, 2/3 बहुमत चाहिए और इसलिए नहीं हो सका। तो दबाव न्यायपालिका ये चाहते हैं कि अदालत उनके हिसाब से करे, कई बार छूट कर जाता है, कई बार नहीं करता है। कई ऐसे फैसले आए, मंदिर के फैसले पर तो रंजन गोगोई की गाली देते हैं, इस फैसले पर बहुत अच्छा फैसला हो गया। जब आपके अनुकूल फैसला हो तो अदालत का फैसला है आप फंस गए हैं, अदालत का फैसला है तो आपको फेवर कर दिया गया। मतलब मुझे लगता है कि ये पॉलिटिक्स है, हम और आप तो यही कहेंगे। मेरे हिसाब से यदि ट्रांसपेरेंट होता है तो ज्यादा अच्छा था, नहीं होता है तो फिर वही काला धन का खेल चलेगा। इसीलिए तो हेराल्ड कंपनियों को सब जब्त हो रहा है था, जो हेराफेरी की जो कंपनियां बना करके रखते हैं, ऐसे कितने ही मामले हैं। यहाँ कई फार्म हाउस है जिनमें नाम नहीं लूंगा, ऐसे बड़े नामी नेता जो हैं उनके उस पर यदि छापा डालेंगे तो इससे भी ज्यादा पकड़ में आएंगे, फिर कहेंगे देखिए अपोजिशन के लोग कर रहे हैं। मैं गया हुआ उनके फार्म हाउस ऐसे देखे मैंने, इन्हीं नेताओं के जो आरोप लगाते हैं। इसलिए ये सब बातों तो मेरा मानना है कि ये सब, हाँ, जनता में परसेप्शन बनेगा, जैसा वो कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा जीतेंगे हारेंगे, वो तो खुद भी मानते, चुनाव है, चुनाव में कुछ भी हो सकता है, चुनाव में होता ही है। लेकिन हाँ, मेरा मानना है कि जनता में यदि राय करे तो जनता को जो भला कर सकता है, कई जगह कांग्रेस को फायदा मिलता है, कई दूसरी पार्टी को मिलता है। इस बार भी चुनाव में चुनौती प्रतिपक्ष के लिए ज्यादा दिखती है। जितने हमारे सर्वे, इंडिया न्यूज का नहीं, दूसरे भी जितने सर्वे आ रहे हैं, जो लोग अपोजिशन को भी पसंद करते हैं वो लोग ये मानते हैं कि हाँ,